हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं ज्योग्राफी की 11वीं क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा वायुमंडल की परतें। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि वायुमंडल जो है वो क्या होता है, वायुमंडल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आता है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए गैसों की एक परत होती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे और आप इस चीज़ को समझिए कि वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल जो होता है वो पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए गैसों का एक परत होती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल कई परतों में विभाजित होते हैं, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। जो कि पृथ्वी की सतह से ऊपर कई किलोमीटर तक फैली होती है। जैसे पृथ्वी हो गई हमारी, पृथ्वी के कई किलोमीटर ऊपर तक जो परतें होती हैं उसी को वायुमंडल कहते हैं। उसमें कुछ गैसें होती हैं और मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। आप इसमें देखेंगे कि वायुमंडल में मुख्य रूप से कुछ गैसें पाई जाती हैं, जो कि हम नीचे देखने वाले हैं कि कौन-कौन सी गैसें पाई जाती हैं। फिलहाल आप ये याद रखें कि इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन और फिर नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि नाइट्रोजन जो है वो 78% पाया जाता है और उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो 21% पाया जाता है। देखेंगे कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑर्गन और जलवाष्प जैसी अन्य गैसें भी शामिल होती हैं। पृथ्वी को कई प्राकृतिक और कृत्रिम प्रभावों से बचाती है। जो ये परत होती है वायुमंडल की, वो पृथ्वी को कई प्रकार के प्राकृतिक और कृत्रिम प्रभावों से, मतलब दुष्ट परिणामों से इसकी रक्षा करती है। आइए अब बात करते हैं वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो इसमें हम देखने वाले हैं जो वायुमंडल है हमारा वो कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो अगर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है, तो वायुमंडल जो है वो लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। हालांकि इसके घनत्व और वायु की गति ऊंचाई के साथ घटती जाती है। जैसे जैसे हम और ऊपर जाते जाएंगे वायुमंडल में, तो इसका जो घनत्व है, इसका घनत्व वायु की गति ऊंचाई के साथ घट जाती है। इसकी ऊपरी परत पे वायु का घनत्व जो है वो बहुत कम हो जाता है। तो सिंपली आप इसे याद रखेंगे कि वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है, तो लगभग ये 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। आइए अब बात करते हैं वायुमंडल की 5 परतें कौन-कौन सी है और उनके क्या नाम हैं। तो हम इसमें देखने वाले हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इसमें हम देखेंगे कि कितनी परत जो है वो पाई जाती हैं। तो सबसे पहला है हमारा शुभमंडल, फिर उसके बाद है दूसरा समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं। फिर अगला है मध्यमंडल, जिसे हम मीसोस्फेयर भी कहते हैं। फिर है बाह्यमंडल, फिर उसका बाद बाहरी मंडल। तो ये 5 जो परत है वायुमंडल की, ये मुख्य रूप से इसमें पाई जाती हैं। तो आप इनके नाम याद रखेंगे कि सबसे पहला आता है शुभमंडल, फिर है समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फेयर भी कहते हैं, फिर है मीसोस्फेयर जिसे मध्यमंडल के नाम से जाना जाता है, फिर है बाह्यमंडल और फिर है बाहरी मंडल। जैसे कि आप नीचे इमेज में देख पा रहे होंगे कि वायुमंडल का ये चित्र है और ये किस तरह से आपको दर्शाया जा रहा है कि सबसे पहले आता है पृथ्वी के सबसे निकट होता है शुभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। फिर है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। फिर है मध्यमंडल जो मीसोस्फेयर के नाम से जानते हैं। फिर है ताप मंडल जिसे थर्मोस्फेयर के नाम से जानते हैं। फिर है बाहरी मंडल जो कि एक्सोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। आप इसके साथ नीचे इसकी ऊँचाई भी देख पा रहे होंगे कि ये शुभ मंडल जो है वो 8 से 18 किलोमीटर की ऊँचाई पे रहता है। समताप मंडल 15 से 50 किलोमीटर, इसी तरह मध्य मंडल 50 से 85 किलोमीटर और फिर इसके बाद बाहरी मंडल जो है वो वायुमंडल या फिर जिसे तापमंडल कहते हैं वो 85 से 600 किलोमीटर और फिर उसके बाद लास्ट में जो है वो वायुमंडल है जो कि 600 से लगभग 10,000 किलोमीटर तक ये होता है। तो आप इस इमेज से भी इस चीज़ को याद रख सकते हैं। आइए अगला बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर जो है वो कितनी ऊँचाई तक होते हैं। जैसा कि आप इसमें अभी देख पा रहे हैं, मैंने इसमें लिख दिया है। ट्रोपोस्फेयर है वो 10 किलोमीटर के लगभग होता है। जो मौसम के परिवर्तन होते हैं वो इसी जो ट्रोपोस्फेयर मंडल होता है उसमें देखे जाते हैं। इसमें बादल और वर्षा का स्थान भी पाया जाता है, मतलब बारिश होती है या फिर मौसम का हेर-फेर होता है, मौसम में बदलाव होते हैं, वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। जैसे कि इस वाले परत में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है प्रक्रिया होती रहती हैं। फिर इसी के बाद आता है नेक्स्ट हमारा जो है स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर है हमारा 10 से 50 किलोमीटर तक और इसमें क्या होता है, इसमें ओज़ोन परत की उपस्थिति होती है। जो ओज़ोन लेयर होती है हमारी, वो इसी परत में, इसी मंडल में मौजूद होती है, जो कि सूरज से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, उससे हमें बचाती हैं। फिर अगला है मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर होता है 50 से 85 किलोमीटर तक और ये सबसे ठंडी परत जो है वो मानी जाती है, जहाँ पे उल्का जलते हैं, जो कि उल्कापिंड आके गिरते हैं, तो यहाँ पर आते-आते ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, मीसोस्फेयर जो है 50 से 85 किलोमीटर तक होता है और यहीं पे
जो उल्का आके वो गिरती हैं और छोटे-छोटे उल्कापिंड जलकर खाक हो जाते हैं। फिर है थर्मोस्फेयर जो कि 85 से 500-600 किलोमीटर के बीच में होता है और यहाँ का तापमान जो है वो काफ़ी उच्चतम होता है और यहाँ पे अरूरोस का निर्माण होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आपने याद रखा कि थर्मोस्फेयर में जो ताप होता है वो उच्च तो है और इसका फिर एरोरस का निर्माण यहाँ पे होता है। अब अगला आता है हमारा जो कि एक्सोस्फेयर है जिसे हम बाहरी मंडल के नाम से जानते हैं और ये 550 से ऊपर की ओर फैलता जाता है और ये अत्यधिक पतला परत जो है वो माना जाता है और अंतरिक्ष की ओर संक्रमण होता है मतलब कि यहीं से फिर अंतरिक्ष शुरू हो जाता है और अंतरिक्ष इतना बड़ा है जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ से फिर ये अंतरिक्ष का हिस्सा जो है वहाँ शुरू हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। ये हमारे वायुमंडल की परतें होती हैं जो इस तरह से होती हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीज़ोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इसे हिंदी में भी आप याद रख सकते हैं जो कि हम आगे नीचे देखने वाले हैं। तो पहला आता है हमारा ट्रोपोस्फेयर जिसे हम शुभ मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं शुभ मंडल में इसकी क्या विशेषता होती है और इसमें से जो है ज़्यादातर प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला आता है हमारा 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले ये भूमध्य रेखा पर वायुमंडल की पहली परत है और ध्रुव पर 8 किलोमीटर तक फैली होती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये पहली परत है जो 18 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली होती है। इस परत का क्या नाम है? तो इस परत का नाम है क्षोभमंडल जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है ट्रोपोस्फेयर में ऊंचाई के साथ तापमान कम हो जाता है। तो ट्रोपोस्फेयर में जब से आप ऊपर की ओर जाएँगे, ऊंचाई की तरफ जाएँगे, तो उसका तापमान कम हो जाएगा मतलब कि ठंडी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए ऊंचाई में वृद्धि के साथ हवा का घनत्व कम हो जाता है अर्थात कम गर्मी अवशोषित होती है जिससे आपको गर्मी कम लगेगी और ठंड की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। अगला है ट्रोपोस्फेयर में वायुमंडल की कुल गैसों का 90% से अधिक होता है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखें कि जो सौरमंडल है उसमें वायुमंडल की कुछ कुल गैसों का 90% से भी अधिक होता है। ट्रोपो का अर्थ होता है बदलाव क्योंकि पानी की परतों से बदलाव में बनने के कारण इस परत में लगभग सभी मौसम परिवर्तन होते हैं तो इसीलिए इसका नाम ट्रोपोस्फेयर रखा गया है। ट्रोपो का मतलब होता है कि बदलाव, तुरंत ही कोई भी चीज़ का चेंज हो जाना, तो इसीलिए इसका नाम ट्रोपो रखा गया है ट्रोपोस्फेयर। जैसे कि पानी की परतों से बादलों में बनने के कारण तेज़ी से इसका प्रभाव बदलता है और इससे बारिश होती है। तो इसी तरह मौसम परिवर्तन की जितनी भी प्रक्रियाएँ होती हैं, वो सभी क्षोभमंडल में होती है मतलब कि ट्रोपोस्फेयर में होती है। फिर अगला है ट्रोपोपॉज़ अधिकतम ऊँचाई जहाँ तापमान कम हो जाता है, वहाँ तापमान -58 डिग्री सेल्सियस तक या फिर उससे नीचे जा सकता है। तो ये था हमारा ट्रोपोस्फियर जिसे हम क्षोभमंडल के नाम से भी जानते हैं। आइए अब देखते हैं समताप मंडल। तो समताप मंडल कैसा है, ये हम जानेंगे। तो समताप मंडल में पहला पॉइंट आता है कि यह वायुमंडल की दूसरी परत है और यह ट्रोपोस्फियर के ऊपर 50 किलोमीटर तक होती है। तो ये वायुमंडल की दूसरी परत है और ये ट्रोपोस्फियर के थोड़े से और ऊपर मतलब 50 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। वायुमंडल की सभी परतों में से स्ट्रेटोस्फीयर सबसे अधिक फायदेमंद है क्योंकि इसमें ओजोन की उपस्थिति के कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें जिसे हम यूवी रे कहते हैं वो अवशोषित हो जाती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि समताप मंडल हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद है क्योंकि ये जो है सूर्य से आने वाली यूवी रेज होती है पराबैंगनी किरणें उसको अवशोषित कर लेता और उसको वापस जो है वो पृथ्वी पर नहीं आने देता। मतलब कुछ मात्रा में तो आ जाते हैं पर एक ज़्यादातर मात्रा में इसे रोक लेता है। कौन? समताप मंडल मतलब कि स्ट्रेटोस्फेयर इसे रोक लेता है। नीचे की परत की तुलना में यह परत गर्म होती है और इसका तापमान लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। यह परत जो है फाइटर जेट विमानों को उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है क्योंकि यह बादलों और मौसम की घटनाओं से मुक्त होती है। जो फाइटर जेट होते हैं मतलब कि जो लड़ाकू विमान होते हैं, फाइटर जेट होते हैं, वो यहाँ पे इसी मंडल में उड़ते हैं क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही अच्छी कंडीशन होता है क्योंकि ये मौसम में यहाँ पे बदलाव नहीं देखे जाते मतलब बादल नहीं होती, बारिश नहीं होता या फिर इसी तरह की कुछ भी और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो इस मंडल में नहीं देखने को मिलती। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मंडल की तरफ जो कि है मध्यमंडल जिसे हम मीसोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। तो मीसोस्फीयर में सबसे पहले हम देखेंगे कि स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर ये 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला होता है जिसे हम मीसोस्फीयर कहते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ये जो मध्यमंडल है ये समताप मंडल के 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है मतलब उसी के ऊपर ही है। फिर इसे एक बात है, यह 90 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के साथ वातावरण की सबसे ठंडी परतों में से एक है। तो ये 90 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के साथ वातावरण की सबसे ठंडी परतों में से एक होती है। इस परत में उल्कापिंड जलते हैं मतलब इस परत में जो आसमान से अंतरिक्ष से उल्कापिंड आते हैं वो इस परत में आके जल जाते हैं। इस परत में सांस लेना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें हवा न्यूनतम दबाव के साथ सबसे पतली होती है। कोई भी हवाई जहाज, फाइटर जेट, हॉट एयर बलून इस परत तक पहुंचने के लिए
ऊँची उड़ान नहीं भर सकता, वरना उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, किसी भी हवाई जहाज़ को या फाइटर जेट को, क्योंकि यहाँ साँस लेने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है और यहाँ जो है सबसे ठंडी परत इसे मानी जाती है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को याद रखेंगे, मेसोस्फेयर इस तरह से होता है। फिर अगला आता है हमारा वायुमंडल, जिसे हम थर्मोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसमें देखते हैं कि इसमें क्या इसकी विशेषता होती है। तो थर्मोस्फेयर मेसोस्फेयर के ठीक ऊपर 640 किलोमीटर की ऊँचाई तक पाया जाता है। इस परत में तापमान ऊँचाई के साथ बढ़ता है, क्योंकि इस परत में मौजूद गैस अणु सूर्य की यूवी किरण और एक्स-रे को अवशोषित करते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि इसमें तापमान ऊँचाई के साथ बढ़ जाता है, जिसमें कि आप ऊपर जाते जाएँगे तो इसमें जो है ऊँचाई के साथ इसका तापमान भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद गैस जो है वो अणु सूर्य की यूवी किरण और एक्स-रे को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे कि गर्मी बढ़ जाती है इस बाह्य मंडल में। फिर अगला है वायुमंडल में सभी परतों के बीच यह परत लंबी दूरी की संचार में मदद करती है, क्योंकि थर्मोस्फेयर में विद्युतीय रूप से चार्ज किए गए गैस कण और पृथ्वी से अंतरिक्ष में रेडियो तरंगों को प्रतिबंधित करते हैं, मतलब कि जो भी रेडियो की तरंगें होती हैं वो इस वायुमंडल में आके टकरा के वापस पृथ्वी की तरफ आसानी से आ जाती हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो थर्मोस्फेयर होता है, इसी में जो है संचार की हमें मदद देखने को मिलती है। मतलब कि जो रेडियो से द्वारा रेडियो वेव्स जो फ्रीक्वेंसी या फिर रेडियो तरंग भेजी जाती है, वो इस मंडल में टकराकर वापस वापस हमारे पृथ्वी पर आ जाती है, जिससे कि हमें सिग्नल जो है वो आसानी से मिल जाता है। फिर है, यह परत पृथ्वी को विशाल उल्काओं और उपग्रहों से बचाने में भी काम करती है। जो पृथ्वी की तरफ उल्कापिंड आके गिरते हैं या फिर उपग्रह जो होते हैं छोटे-मोटे, वो पृथ्वी से हमें मतलब कि पृथ्वी पर गिरने से इस मंडल में आकर हमें बचा लेती हैं। तो ये चीज़ आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला है बाहरी मंडल, जिसे हम एक्सोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। तो वायुमंडल में हम देखेंगे कि यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है और इसकी ऊँचाई लगभग 640 किलोमीटर तक की हो सकती है। इस परत का तापमान काफ़ी अधिक और 300 डिग्री सेल्सियस से 1650 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। जैसे-जैसे परत की ऊँचाई बढ़ती जाती है, धीरे-धीरे अंतः प्राणिक अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। जैसे-जैसे इस परत की ऊँचाई बढ़ती जाएगी, आप धीरे-धीरे अंतरिक्ष में जाते जाएँगे। इस परत में ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम आदि जैसी गैसों की कम से कम मात्रा होती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के बेयर मिनिमम होने के कारण गैसों के कण अंतरिक्ष में चले जाते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन, आर्गन, हीलियम की सबसे कम मात्रा देखने को मिलती है, क्योंकि इसी के बाद जो है वो अंतरिक्ष जो है हमारा लग जाता है और सारे जो गैस हैं वो अंतरिक्ष में इधर-उधर फैल जाते हैं। तो इसी वजह से हमें इस जो बाहरी मंडल है एक्सोस्फेयर में, इसमें हमें कम से कम गैस देखने को हमें मिलता है। तो आपने इसे याद रखा कि बाहरी मंडल किस तरह से होती है और इसकी क्या विशेषताएँ होती हैं। तो उम्मीद है आप इन सभी परतों को अच्छे से याद रखेंगे। वायुमंडल की परतों से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर बार एसएससी के एग्ज़ाम्स में ये सभी क्वेश्चन जो हैं वायुमंडल से या फिर वायुमंडल की बाहरी परतों से पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई-बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पे मैसेज करेंगे तो ये ई-बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं, फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएँगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएँगे और इसमें काफ़ी अच्छी-खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्ज़ाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ़ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है, जो आपकी एसएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश वोकैब्युलरी वाले जो पोर्शन है, उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। भारत में सर्दी के महीनों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो ये उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर के ऊपर से उत्पन्न ये होते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। भारत में सर्दी के महीनों में, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि सर्दी के महीनों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो ये भूमध्य सागर के ऊपर से उत्पन्न होते हैं। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि भारत में सर्दी के महीनों के दौरान पश्चिम और उत्तर-पश्चिम से जो
भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, वो भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। तो आपने इस चीज़ को अच्छे से याद रख लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सी 2 गैसें पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य हिस्सा हैं? तो कौन-सी 2 गैसें हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन जो है वो 21% है। तो आप इस चीज़ को भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, पृथ्वी के वायुमंडल में अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत ऑर्गन हैं? तो कितने प्रतिशत ऑर्गन गैस है? तो लगभग ये 1% है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये लगभग 1% है। जैसा कि आप अभी इमेज में देख पा रहे होंगे कि इस तरह से आप इमेज में देखिए कि कौन-सी गैस सबसे ऊपर जो है गैस है, वो नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर ऐसे करते-करते सबसे कम गैस की मात्रा कौन-सी है? आप राइट साइड में इमेज देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि सबसे कम गैस की मात्रा किसकी होती है। तो इसी से आप क्वेश्चन याद रखें कि पृथ्वी में वायुमंडल की अनुमानित रूप से कितने प्रतिशत ऑर्गन गैस होता है? तो 1% का ऑर्गन गैस होता है वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, पृथ्वी के वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तुलना सबसे कम होती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन-सी गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे कम है? तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि वायुमंडल में सबसे कम देखने को हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि पृथ्वी के वायुमंडल की निम्नलिखित गैस की तुलना में कौन-सी गैस की तुलना सबसे अधिक है? तो किसका प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। तो जैसे कि आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस जो है वो सबसे कम होती है और इसी तरह आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत अन्य गैसों की तुलना में सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक कौन-सी गैस पाई जाती है? तो ये नाइट्रोजन गैस हो जाएगी जो हमारी वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। कितनी? तो ये 78% के लगभग ये गैस पाई जाती है। इसी तरह अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सी गैस वायुमंडल में आयतन के अनुसार दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा वाली गैस है? तो दूसरा जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो है ऑक्सीजन। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन गैस जो है, वो दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस में से एक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सी पृथ्वी की सतह की निकटतम परत है जिसमें कि सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी कौन-सी वायुमंडल की परत है जिसमें कि सभी प्रकार की मौसमी परिवर्तन होते हैं, तो वो है शुभ मंडल हमारा, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि इसमें इस मंडल में सभी प्रकार की मौसमी प्रक्रियाएँ हमें देखने को मिलती हैं। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि शुभ मंडल पृथ्वी की वायुमंडल का सबसे निचला हिस्सा होता है, निचला जो परत है वो होता है। इसमें सभी उष्णकटिबंधीय परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। आप नीचे देख पा रहे होंगे कि कौन-सा मंडल जो है, कौन-सी परत कहाँ तक फैली हुई है। जैसे शुभ मंडल जो है वो है 8 से 18 किलोमीटर तक, समताप मंडल जो है 18 से 50 किलोमीटर तक, मध्य मंडल है 50 से 80 किलोमीटर तक, आयन मंडल है 80 से ऊपर किलोमीटर की आगे तक ये जो फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन-सी होती है? तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि वायुमंडल की हमारी सबसे निचली परत मानी जाती है ट्रोपोस्फेयर, जिसे हम शुभ मंडल के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हमारा पृथ्वी का सबसे ऊपरी वाले हिस्से में हम अगर जाएँगे, तो वो शुभ मंडल पे हम जाएँगे सबसे पहले। तो इसी के बाद आता है जो है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसे याद रखें कि ट्रोपोस्फेयर आता है, शुभ मंडल, फिर इसी तरह बाकी के मंडल भी आते हैं, इसी के ऊपर होते हैं। तो निचली परत से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निचली परत में होता है ट्रोपोस्फेयर मतलब कि शुभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, जलवायु और मौसम में होने वाली सभी परिवर्तन किस वायुमंडल में हमें देखने को मिलते हैं? तो ये मिलते हैं शुभ मंडल में। तो मौसम से रिलेटेड जो अंतर हमें देखने को मिलेंगे, परिवर्तन देखने को मिलेंगे, वो शुभ मंडल में मिलेंगे, ट्रोपोस्फेयर में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा वायुमंडल का निम्नतम स्तर है? मतलब कि सबसे निचला स्तर कौन-सा है? तो शुभ मंडल है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंडों के जलने की घटनाएँ हमें देखने को मिलती है? तो ये हमें देखने को मिलती है मध्यमंडल में, जिसे हम मेसोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि उल्कापिंड के जलने की घटनाएँ किस मंडल में हमें देखने को मिलती है? तो मध्यमंडल में देखने को मिलती है। जैसा कि आप नीचे देख पा रहे होंगे कि मध्यमंडल परत समताप मंडल के ऊपर और आयन मंडल के नीचे स्थित होती है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, मध्यमंडल जिसे हम मेसोस्फीयर कहते हैं, मेसोस्फोर्स गैस के ऊपर स्थित होता है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि ऊंचाई के साथ तापमान जो है वो बढ़ता है। तो आप इसे याद रखेंगे कि मध्यमंडल जो है वो ऑप्शन नंबर सी तापमंडल के ऊपर स्थित होता है। तो आप इस चीज को याद रखें कि मध्यमंडल मेसोस्फोर्स जो है वो तापमंडल के ऊपर स्थित होता है और ये एक ऐसा क्षेत्र है
जिसमें ऊंचाई के साथ ये आगे बढ़ने पर तापमान भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है कुल भूमंडलीय कार्बन का कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल में फैला हुआ है। तो कुल भूमंडलीय कार्बन का कितना प्रतिशत भाग वायुमंडल में फैला हुआ है, तो ये 1% भाग जो है वो वायुमंडल में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। तो वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, तो समताप मंडल जो है इसमें ये हमारी ओजोन परत पाई जाती है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि जो ओजोन परत है वो किसमें पाई जाती है, तो समताप मंडल में इसे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत होती है। तो ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल में ये होती है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि पृथ्वी के किस वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है, तो समताप मंडल में, जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती। तो ऐसा कौन सा परत है, ये समताप मंडल है। यहाँ पे ऊंचाई बढ़ता है पर तापमान में कोई भी कमी नहीं देखने को मिलती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि वो परत जहाँ पे ऊंचाई बढ़ने के साथ हमें तापमान में बिल्कुल भी कमी देखने को नहीं मिलती, तो वो कौन सा है हमारा वायुमंडल का परत, तो समताप मंडल है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है पृथ्वी से भेजे जाने वाली रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौटती है। तो ये लौटती है आयन मंडल से। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि पृथ्वी से भेजी जाने वाली जो रेडियो वेव्स होती है वो किस परत से टकराकर वापस लौटती है, तो आयन मंडल में ये टकराकर वापस लौट आती है सैटेलाइट से। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि जो सैटेलाइट होती है हमारी, वो इसी आयन मंडल में मौजूद होती है और रेडियो वेव्स जाके उसी सैटेलाइट से तरंगे टकराकर वापस हमारी पृथ्वी को भेजती हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार का संभव बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल जो है वो हमारे रेडियो संचार से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए सबसे अधिक हानिकारक है। तो कौन सी गैस जो है ओजोन परत के लिए सबसे अधिक हानिकारक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो सबसे अधिक हानिकारक है हमारे ओजोन परत के लिए। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये गैस किसमें होती है, जैसे कि आप फ्रिज यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, तो इन्हीं सब में ये गैस भी पाई जाती है, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो गैस इसमें काफी ज्यादा हानिकारक होती है ओजोन परत के लिए। अगला है, ट्रोपोस्फेयर में पानी की वाष्प का प्रतिशत कितना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे कि ट्रोपोस्फेयर में पानी के वाष्प का जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, वो कितना है, तो ये है हमारा 0 से 4% के लगभग। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे काफी डिटेल में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रोपोस्फेयर में पानी का वाष्प कितना होता है, तो 0 से 4% के आसपास ही होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है वातावरण का वो स्तर जो इलेक्ट्रॉन्स और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना है, क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है हमारा आयनोस्फेयर कहलाता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आयन के कुछ अंशों के मिश्रण से बना होता है वो क्या कहलाता है, तो आयनोस्फेयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है आयनोस्फेयर वायुमंडल की किन दो परतों का अति व्यापक करता है। तो आयनोस्फेयर वायुमंडल की किन दो परतों का अति व्यापक करता है, तो ऑप्शन नंबर डी, एक्सोस्फेयर और थर्मोस्फेयर का ये जो है अति व्यापक करता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि आयनोस्फेयर जो है वायुमंडल की दो परतों एक्सोस्फेयर और थर्मोस्फेयर का अति व्यापक करता है। 640 किलोमीटर से ऊपर भाग को एक्सोस्फेयर, जिसे हम वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि आयनोस्फेयर जो है वो एक्सोस्फेयर और थर्मोस्फेयर की दो परतों को अति व्यापक करता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी होती है। तो वातावरण की सबसे गर्म परत पाई जाती है थर्मोस्फेयर में। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि वातावरण की सबसे गर्म परत पाई जाती है थर्मोस्फेयर में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आयन मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, यह समताप सीमा जिसे ट्रोपोपॉज के ठीक ऊपर स्थित है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, आयन मंडल जो है वो समताप सीमा ट्रोपोपॉज के ऊपर स्थित है। ये ऑप्शन नंबर हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ओजोन गैस सम्मिश्रण है जो डैश ऑक्सीजन अणु से मिलते हैं। तो ये क्या है हमारा यूवी विकिरण। तो आपने से याद रखा, वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ओजोन गैस सम्मिश्रण है जो कि यूवी विकिरण के ऑक्सीजन अणु से आकर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो सबसे ऊपर में कौन सा पाया जाता है, तो बाहरी मंडल पाया जाता है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है, तो ये वायुमंडल है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है, तो ये एक्सोस्फेयर, जो कि हम इंग्लिश में इसे कहते हैं, वायुमंडल को एक्सोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है
हेक्टोस्फीयर का ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह से किस गैस से बना होता है? तो ये बना होता है हाइड्रोजन से बना होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि हेक्टोस्फीयर का ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह किस गैस से बना होता है? तो ये हाइड्रोजन से बना हुआ होता है। जैसे दोस्तों आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये दोनों क्वेश्चन जो है कि एक बार ये हिंदी में ही पूछा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है? तो ये इंग्लिश में देखिए नाम दिया हुआ है एक्सोस्फीयर। और इसी तरह को फिर से पूछा गया है, इस बार ये हिंदी में पूछा गया है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी, सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो ये वायुमंडल कहते हैं। तो आप इसे दोनों में याद रखेंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, उनको ये दोनों चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। इनको ये वायुमंडल भी याद रखना पड़ेगा, और उनके लिए अगर आप हिंदी में पेपर अटेम्प्ट करते हैं, तो उन्हें ये एक्सोस्फीयर भी याद रखना पड़ेगा। तो इसलिए आप इन्हें दोनों तरह से याद रखेंगे कि एक्सोस्फीयर को क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर को हिंदी में क्या कहते हैं, या फिर समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इस तरह से आप दोनों चीज़ों को याद रखेंगे, वरना आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप में अगर अंदाज़ा लगाएँगे कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन-सी होती है, अगर आप इंग्लिश में याद करके जाएँगे, तब तो ठीक है, आप ऊपर क्वेश्चन टिक करके इंग्लिश में चेंज करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप हिंदी में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो आपको ये वायुमंडल भी याद होना चाहिए, और ये एक्सोस्फीयर भी याद होना चाहिए। तो ये आपने देखा, हमारा लास्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, जो कि था कि हेक्टोस्फीयर का ऊपरी हिस्सा लगभग पूरी तरह किस तरह से गैस से बना होता है? तो हाइड्रोजन से ये बना होता है। तो इसी तरह से और भी सारी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं, जो आपके एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते